नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी होगा दिवालिया, खजाना हो गया खाली। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इमरान खान दे रहे टेंशन और सेना ने बना ली है दूरी, कैसे सत्ता में आते ही फंस गए शहबाज शरीफ, ये आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जापान में नमो नमो से चीन को लगी मिर्ची, अमेरिका के सुर बदले, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गेहूं के बाद शुगर एक्सपोर्ट पर बैन की तैयारी में भारत और खरीदार देशों को लग सकता है बड़ा झटका। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्वेड की बड़ी रणनीति से अपने गढ़ में चित हुआ ड्रैगन, कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की करारी हार। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी होगा दिवालिया, खजाना हुआ खाली, कंगाल हुआ पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। दिसंबर 2017 में पाकिस्तान की सरकार ने $1 अरब के पाकिस्तान सुकुक बॉन्ड को बेचा था, और जिस पर 5.625% ब्याज था। लेकिन अब ऐसे बॉन्ड्स पर ब्याज बढ़ाकर 27% हो गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तेजी से दिवालिया होने के कागार पर जा रहा है। पाकिस्तान अखबार द न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते में पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने का खतरा तेजी से बढ़ा है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि जून 2022 के अंत से पहले पाकिस्तान पर $4.889 अरब का बकाया है। ऐसे में पाकिस्तान का चालू खाता घाटा भी बढ़ता ही जा रहा है, और अनुमान है कि जून के अंत तक पाकिस्तान का चालू खाता घाटा $3 अरब का हो जाएगा, और जिसके बाद पाकिस्तान की कंगाली तय है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान दे रहे हैं टेंशन और सेना ने बना ली दूरी, कैसे सत्ता में आते ही फंस गए शहबाज शरीफ। ये आपको बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन एक बार फिर से देश में अस्थिरता के हालात बन रहे हैं। यही नहीं, इस बार की अस्थिरता थोड़ी लंबी चल सकती है। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिरने के बाद सत्ता से बेदखल हुए इमरान खान इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी रुपये में भी लगातार गिरावट जारी है, और ये डॉलर के मुकाबले 200 रुपए तक के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं इमरान खान के लगातार चल रहे जलसों के बीच पाकिस्तानी सेना ने तटस्थ रुख अपना रखा है, और इससे भी शहबाज शरीफ की चिंताएं बढ़ गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जापान में नमो नमो से चीन को लगी मिर्ची, अमेरिका के बदले सुर और हुई भारत की बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, जापान में क्वाड बैठक में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर सुर्खियों में है। पूरे जापान में नमो नमो का डंका बज रहा है। पीएम मोदी के भाषण को जापानी मीडिया में काफी तरजीह दिया जा रहा है, और इसे सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। उधर यूक्रेन जंग में भारतीय तटस्थता नीति के खिलाफ अमेरिका के भी सुर बदले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत क्वाड का एक प्रमुख खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक सहयोग भारत की अहम भूमिका होगी। क्वाड में भारत के बढ़ते कद से चीन को जरूर मिर्ची लगी होगी। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है? यूक्रेन मामले को लेकर भारत से नाराज चल रहा अमेरिका क्या भारत के साथ उसी तरह से दोस्ती का निर्वाह करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग के बाद जिस तरह से क्वाड के 2 प्रमुख देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत की तटस्थता नीति के खिलाफ खड़े थे, उसे देखते हुए निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत है। उन्होंने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका के सुर पूरी तरह से बदले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ये संकेत कि क्वाड में भारत का एक अहम किरदार है, ये भारत अमेरिका रिश्तों के लिए शुद्ध और शुभ संदेश है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गेहूं के बाद शुगर एक्सपोर्ट पर बैन की तैयारी में भारत और कई खरीदार देशों को लग सकता है झटका। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भारत में होता है। चीनी निर्यात के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। दुनिया में भारत से ज्यादा केवल ब्राजील चीनी का निर्यात करता है, और इसी बीच भारत में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार चीनी के निर्यात पर भी बैन लगाने की योजना बना रही है। वहीं आपको बता दें कि राइटर्स की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार
चीनी निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। और पिछले हफ्ते की सरकार ने घरेलू ज़रूरत को देखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला लिया था और अब संभव है कि चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाने का फैसला ले लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक एक विकल्प ये भी है कि सरकार इस सीजन में चीनी के निर्यात को 10 मिलियन टन पर सीमित कर दे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर को समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष में 18 मई तक 75 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्वेड की इस रणनीति से अपने ही गढ़ में चित्त हुआ ड्रैगन, कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की करारी हार। क्या है एक्सपर्ट्स की राय, ये आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। क्वेड की बैठक से चीन में बौखलाहट बढ़ गई है। ड्रैगन की चिंता यूं ही नहीं है, इसके पीछे वाजिब कारण है। चीन की आक्रामकता के चलते उसके पड़ोसी मुल्कों में जो एकजुटता है उससे चीन का चिंतित होना लाजमी है। क्वाड संगठन से चीन की विस्तारवादी योजना पर विराम लग सकता है। चीन को घेरने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जिसको क्वाड कहते हैं, उसके साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के 13 देश एकजुट हो गए हैं। भारतीय चीन सीमा विवाद के बीच क्वाड की इस बैठक ने चीन को और चिंता में डाल दिया है और इसके साथ भारत और जापान की गाढ़ी होती दोस्ती से चीनी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आखिर क्वाड की इस बैठक से चीन क्यों चिंतित है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? भारत और जापान एक दूसरे के निकट क्यों आ रहे हैं, इसमें चीनी फैक्टर क्या है? इन तमाम मामलों पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। आपको बता दें दोस्तों कि हर्षवी पंत का कहना है कि जो रणनीतिक तैयारी है वो दूरगामी है। क्वाड देशों ने चीन के रणनीतिक मोर्चे के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ी घेरेबंदी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप उसके फ्रेमवर्क में शामिल देशों पर नजर डालें तो पाएंगे कि इसमें वो देश शामिल हैं जो चीन के विस्तारवादी नीति से प्रभावित हैं। ऐसे में क्वाड इन देशों के समक्ष एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है और इन देशों के साझा हितों ने क्वाड को और मजबूत किया है। इस फ्रेमवर्क में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल हैं। ये वो मुल्क हैं जो चीन की विस्तारवादी और आक्रामक नीति के चलते दुखी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के 8 साल जश्न की मेगा प्लानिंग कर रही भाजपा, बड़ी बैठक होने वाली है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जश्न की तैयारियां कर रही है। खबर है कि पार्टी ने इस संबंध में बुधवार को भाजपा मुख्यालय में एक बैठक भी आयोजित की है और इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पार्टी जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि 25 मई को भाजपा मुख्यालय में बैठक हो और हम मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के चलते भव्य समारोह की योजना पर चर्चा करेंगे। पार्टी सूत्रों ने आगे बताया कि वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े 15 दिनों के कार्यक्रमों पर भी मंथन करेंगे। इसी के साथ सूत्रों ने कहा कि सरकार के सभी कार्यक्रमों और नीतियों के साथ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव अभियान पर बीजेपी 75,000 बूथों को मजबूत बनाने के लिए शुरू दिया गया है अभियान। जी हां दोस्तों, राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी के बड़े नेता राज्यों का दौरा कर अभी से अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुट चुके हैं और समय के साथ भाजपा अपनी सांगठनिक तैयारी को भी मजबूत कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ की मजबूती के लिए बुधवार को औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसी कार्यक्रम में पार्टी सबसे पहले देश भर में लोकसभा एवं विधानसभा की 2300 से ज्यादा सीटों पर 75,000 बूथों को मजबूत बनाने का काम करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बहुतों की गर्मी शांत हो गई, विधानसभा में अखिलेश यादव को सीएम योगी का जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर सीएम योगी अपने चिर परिचित तेवर में नजर आए। कानून व्यवस्था पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि अब प्रदेश में कानून राज है, हर वर्ग सुरक्षित है। बहुत लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की लेकिन उनकी गर्मी शांत हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर को कोर्ट में अर्जी, जाने सपा अध्यक्ष के ज्ञानव्यापी पर किस बयान से है नाराजगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबर
अकबरुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में आवेदन दिया गया है। ज्ञानव्यापी मुद्दे पर इनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए अदालत से मांग की गई है कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। दोस्तों रुक करते हैं चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए भारतीय रक्षा बलों की 4 ऑपरेशन कमांड ट्रेटा आई एक साथ। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र तक चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को और मजबूत करते हुए भारतीय रक्षा बलों की 4 ऑपरेशनल कमांड परस्पर संयुक्तता और एकीकरण बढ़ाने के कदमों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आई हैं। इन चारों कमांड्स जिन्हें ट्रेटा कहा जा रहा है, इसमें कोलकाता स्थित पूर्वी सेना कमान, विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना, शिवलिंग स्थित पूर्वी वायुसेना और पोर्ट ब्लेयर में स्थित देश की एकमात्र संचालित ट्राई सेवा अंडमान और निकोबार कमांड शामिल है। बलों के इस कदम को एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। जैसा कि लगभग 3 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सैन्य मामलों के विभाग और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यालय की स्थापना के साथ परिकल्पित किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी, सरहदों पर दहाड़ रही भारतीय सेना जंग के लिए है सुपर रेडी। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध हुआ है और ये हालात पिछले 2 साल से हैं, लेकिन अब चीन के साथ लगी सीमा पर गर्मी और बढ़ गई है। भारतीय सेना जंग के हालात वाली तैयारी में जुट गई है। लद्दाख सेक्टर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सेना किसी भी मोर्चे पर कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इस बारे में सरकारी सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। इसका मकसद समन्वय को बढ़ाना है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल सैन्य अभ्यास में जुट गए हैं और इस कवायद की मंशा जंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहना है। हाल में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चीन के साथ लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था और इसका कोड नेम था IBEX। यह अभ्यास आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए किया गया था। दोस्तों, भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चीन के साथ लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था उसका कोड नेम था IBEX। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कानून का डंडा यासीन मलिक पर चला तो दर्द पाकिस्तान को होने लगा। दुनिया भर में मदद मांगने लगे शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को दिल्ली की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को भी यासीन पर कार्रवाई होने से मिर्ची लगी है और उन्होंने इसे लेकर पूरी दुनिया से अपील भी कर डाली है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि विश्व को जम्मू और कश्मीर में सियासी कैदियों के साथ भारत सरकार के दुर्व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि शहबाज शरीफ का ये ट्वीट ऐसे समय सामने आया है जब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के इस सम्मेलन के दौरान मोदी सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका फिर आमने सामने। क्या है ये विवाद, आपको बता दें दोस्तों कि जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन से जब पूछा गया कि यदि ताइवान पर हमला होता है तो क्या अमेरिका उसका साथ देगा, तो इसके जवाब में बाइडेन ने कहा हाँ, अमेरिका साथ देगा। बाइडेन ने साथ ही कहा कि हम वन चाइना नीति को लेकर सहमत हैं और हमने इस नीति पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन ताइवान को बलपूर्वक चीन में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके थोड़ी देर बाद चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वो अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। चीनी विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि चीनी नागरिकों के संकल्प को कोई कमतर आंकने की गलती ना करे। ताइवान पर चीन का हमला होने की सूरत में अमेरिका क्या सैन्य हस्तक्षेप करेगा, इस सवाल को लेकर अमेरिका लंबे समय से रणनीतिक अस्पष्टता की नीति पर चलता रहा है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान के साथ चीन का फिर से एकीकरण जरूर होगा। उन्होंने ये लक्ष्य पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिला जज की अदालत में सुनवाई हो गई पूरी
पुरी ज्ञानव्यापी मामले में आ सकता है अब बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में मंगलवार को अदालत का आदेश आ सकता है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वास की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामले आगे सुनवाई योग्य हैं या फिर नहीं। और अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हैं। इस मामले में अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानव्यापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई हुई और इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। करीब 1 घंटे तक अदालत की कार्रवाई चली। दरअसल वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई कि विपक्षी कमीशन कार्रवाई पर आपत्ति दाखिल करें। वहीं प्रतिवादी अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलील थी कि पहले विशेष उपासना स्थल अधिनियम लगेगा या नहीं, इस पर सुनवाई हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टोक्यो में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी, मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वहां भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर्स हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, आध्यात्म का है, सहयोग का है, अपनेपन का है। जापान से हमारा रिश्ता सामर्थ्य का है, सम्मान का है, विश्व के लिए साझे संकल्प का है। और जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बौद्ध का है, ज्ञान का है और ध्यान का है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज़ादी का ये अमृतकाल भारत की समृद्धि का, भारत की संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मज़ा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि भारत आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स रोड मैप के लिए भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है। दोस्तों आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में बताइए। लेकिन अगर आप पीएम मोदी की इस बात से समर्थन करते हैं कि वो मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 27-28 मई को होगा भारत ड्रोन महोत्सव 2022। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि करेंगे इसमें शिरकत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 से 28 मई को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें पहले दिन 1600 से ज़्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे और इस आयोजन में पीएम मोदी ड्रोन उड़ाकर भी देखेंगे। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी पब्लिक इवेंट में प्रोफेशनल ड्रोन उड़ाएंगे। एविएशन मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी अंवर दुबे ने जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में ये जानकारी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केदारनाथ यात्रा अग्रिम आदेश तक यात्रा पर रोक, 10,000 यात्री फंसे। प्रशासन ने किया अलर्ट, जो जहां है वो वहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, सुबह से रिमझिम बारिश होने पर प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा रोक दी है। सोमवार को केदारनाथ यात्रा सिर्फ 1 घंटे ही चली। धाम पहुंचे श्रद्धालु दिन भर आराध्य के दर्शन करते रहे, लेकिन जिला मुख्यालय से गौरीकुंड तक जगह जगह हजारों यात्री रोके गए। प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों से जहां पर हैं वहीं रहने की अपील करते हुए सतर्कता बरतने को कहा है। सोमवार को सोनप्रयाग में सुबह 8 बजे तक 8530 यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन इसके बाद केदार घाटी व केदारनाथ में तेज बारिश और घना कोहरा छाने के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से यात्रा रोक दी और इस दौरान रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक जगह जगह 5000 यात्रियों को रोक दिया गया। वहीं सोनप्रयाग में 2000 और गौरीकुंड में 3200 यात्रियों को रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए नहीं भेजा गया। जो यात्री 8 बजे तक धाम के लिए रवाना हुए थे उन्हें पुलिस व अन्य सुरक्षा जवानों की मौजूदगी में हल्की बारिश के दौरान धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता, मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में नई बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 90 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। ये सारे केस यूके, यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देश